प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल राहुल साइंस स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। ये टोटल क्वेश्चन आपका साइंस का रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्या करते हैं, हम अपने सवाल को लगाते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का मतलब होता है फोर्स। पूछ रहा है आपसे फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तब फोर्स का एसआई मात्रक होता है क्या, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है बाबू। क्या होता है, बल का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है। अच्छा, आपसे यहाँ पे पूछ ले कि बताइए एस आई का फुल फॉर्म क्या होता है। एस आई का फुल फॉर्म यहाँ पे अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है। आपसे यहाँ पे सवाल किया जाए कि एम के एस का फुल फॉर्म क्या होता है। एम के एस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति। क्या याद रखिएगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है। अगर पूछ लेगा कि बताइए एफ पी एस का फुल फॉर्म क्या होता है। एफ पी एस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। क्या याद रखिएगा, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति होता है। ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर बी वाला होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। निर्वात या हवा में आपसे पूछ लेगा प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहीं पे आपसे पूछ ले कि प्रकाश कैसी रेखा में चलेगी, तो प्रकाश हमेशा चलती है सीधी रेखा में। प्रकाश किसी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, कैसी रेखा में, सीधी रेखा में। आगे चलिए अगला कह रहा है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य मतलब आप वर्क का पूछ रहा है, तो वर्क का एसआई मात्रक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो जो कार्य होता है उसका एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो कार्य का एसआई मात्रक यहाँ होता है क्या, जूल। क्या होता है, जूल। अच्छा, न्यूटन किसका होता है, तो न्यूटन आपको पता है बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है। और ये आपका दाब का होता है बाबू। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मतलब हुआ आपसे पूछ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए कह रहा है प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रतिरोध अगर पूछे क्या होता है सर, तो याद रखिएगा जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है ना, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट जो डालता है, रुकावट जो डालता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध बोलेगा जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम क्या कहता है। न्यूटन का जो प्रथम गति है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किससे संबंधित है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो जड़त्व से संबंधित है। अच्छा, न्यूटन का जो प्रथम नियम ये कहता क्या है, ये नियम ये कहता है कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, चाहे वो गति में हो चाहे वो विराम में हो, जब तक हम उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं तब तक उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ये कहता है बाबू न्यूटन के प्रथम नियम। ठीक है, कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है जब तक उसमें हम कोई भी बाहरी बल नहीं लगा देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किससे संबंधित है, तो जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ध्वनि जो है बाबू, ध्वनि किस माध्यम में, ठीक है, किस माध्यम में सबसे तेज होगी, तो सबसे तेज याद रखिएगा जो सॉलिड होता है ना, ठोस अवस्था में सबसे अधिक होती है। ठीक है, आगे चलिए कह रहा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यहीं पे अगर पूछ ले कि बताइए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब जो उत्तल लेंस है इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं बाबू, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और जो अवतल लेंस है इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो आपसे यहाँ से सवाल किया जाए कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को। ठीक है,
बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है शक्ति का ये सही मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मतलब पावर का ये सही मात्रक पूछा है। तो पावर का ये सही मात्रक होता है क्या? वाट होता है। क्या होता है? वाट। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो याद रखिएगा न्यूटन साहब ने दिए थे। किसने? न्यूटन साहब ने। अब यहीं पे आपसे सवाल करेगा, ये सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया बाबू? अगर यहाँ पे इस प्रकार से पूछ ले कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसका खोज किसने किया था, तो इसका भी खोज किया गया था किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया गया था न्यूटन के द्वारा। ठीक है, आगे चलिए। अगला जो आपसे सवाल कर रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल मतलब जो वाटर हम लोग पीते हैं, पीने में उपयोग करते हैं, उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक है, H2O इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, जो वायुमंडल में 0.03% है। ये गैस आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, तो 0.03%। ये ऑक्सीजन है जो 21% वायुमंडल में है। ठीक है, आप देख रहे हैं जो ये भी आपका जल का ही सूत्र है, लेकिन ये जल का सूत्र सही में ये हो, सही क्या होगा? ये होगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ ले कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तब भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। कौन सा जल का सूत्र होता है? भारी जल का सूत्र होता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, उस नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहीं पे आपसे सवाल किया जाए कि किसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? ठीक है, कहेगा कि किसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखेंगे? किरोसिन तेल में हम डुबा कर रखते हैं, तो किरोसिन तेल में हम डुबा कर रखते हैं सोडियम को। इसको सोडियम को हम लोग किस तेल में डुबा कर रख सकते हैं? किरोसिन तेल में। यहीं पे आपसे सवाल किया जाए कि चाकू से किसे काटा जा सकता है, तो चाकू से हम लोग किसे काट सकते हैं? चाकू से किसे काटा जा सकता है? किसे काटा जा सकता है? तो चाकू से भी हम लोग किसको काट सकते हैं? सोडियम को काट सकते हैं। यहीं पे आपसे सवाल पूछे कि सोडियम जो होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। कह रहा अम्ल का pH मान, अम्ल का pH मान समानता कितना होता है? अम्ल का मतलब क्या हुआ? अम्ल जो हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं अम्ल। जो OH आयन देता है उसको बोलते हैं क्षार। जो दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है उसको बोलते हैं लवण। ठीक, अब भाई पूछ रहा हमसे कि अम्ल का pH मान क्या होता है। सबसे पहले बताइएगा pH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहीं पे आपसे सवाल किया जाए कि भाई जो pH स्केल है इसका खोज किसने किया था? pH स्केल का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा सोरेनसन किए थे। कौन किए थे? सोरेनसन ने किए थे। कौन किए थे? सोरेनसन। लेकिन अब पूछ दे कि भाई कब किए थे, कहते सवाल कि कब किए थे, तो याद रखिएगा 1900, ठीक है, 1909 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1909 ईस्वी में ये खोज किए थे। ठीक है, आपसे सवाल किया जाए कि बताइए pH स्केल का जो pH जो स्केल है बाबू, इसका मान कितना से कितना के बीच में होता है? तो 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। 0 से 14 के बीच में इसका मान होता है। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा है अम्ल, तो अम्ल हमेशा 7 से कम होगा। अम्ल कैसा होगा? 7 से कम होगा, तो उसको बोलते हैं क्या? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस आपसे पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस है कौन? तो नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है सर? तो 78% है। कितना प्रतिशत? 78%। वहीं आपसे पूछ ले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 21% है बाबू। यहीं पे आपसे पूछ ले कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, आगे चलिए। आगे पूछ रहा है कि लोहे पर जंग लगने का मुख्य किसकी आवश्यकता होती है?
तो लोहे पे जंग लग जाता है तो लोहे पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसका नाम है, देखिएगा पहला बोल रहा है कि केवल ऑक्सीजन, नहीं से केवल ऑक्सीजन मतलब हवा के संपर्क में आएगा तो जंग लग जाएगा, नहीं, केवल जल नहीं, ये भी आपका गलत होगा, लेकिन ऑक्सीजन और नमी मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में और नमी के संपर्क में आएगा तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें जंग लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या पूछे कि लोहे पे जंग लगने से लोहे पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब लोहा पर जंग लगता है बाबू, क्या बोले, जब लोहा पर जंग लगता है ना, जब लोहा पे जंग लग जाता है तो उस वस्तु का भार जो होता है, उस वस्तु का जो भार होता है वो बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बाबू। तो आपसे पूछा जाए कि लोहे पर जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है सोना का प्रतीक क्या होता है, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है, ये वाला सोना समझना है। ठीक है, तो सोना का रासायनिक प्रतीक होता है बाबू Au, क्या होता है, Au होता है, इसको हम लोग ये सोना इसको बोलते हैं सोना, ठीक है, गोल्ड। लेकिन ये किसका प्रतीक है, तो ये चांदी का प्रतीक है। ठीक है, ये किसका प्रतीक है, चांदी का। और ये किसका है, तो ये आयरन का प्रतीक है, या तो फिर हम इसी को बोल सकते हैं लोहा का प्रतीक है। ठीक है, आगे चलिए। ये जो है आपका कॉपर का प्रतीक है बाबू, किसका, कॉपर का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है कि चूने के पानी किसका विलयन होता है, चूने का जो पानी होता है वो किसका विलयन होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका तो नहीं, ये सब नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहीं पे पूछ ले कि बताइए संगमरमर का सूत्र बताइए, तो संगमरमर का सूत्र बताइए तो आप लोग, तो संगमरमर का सूत्र होता है क्या, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि बताइए ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, तो ये आपका चीनी का सूत्र है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी NaHCO3, NaHCO3। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु का धन विशिष्ट कण कौन सा होता है, परमाणु आपको पता है कि परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, तो याद रखिएगा बाबू परमाणु जो होता है इसके टोटल मौलिक कण 3 होते हैं, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपका प्रोटॉन और उसके बाद आपका होता है न्यूट्रॉन। तो कितने मौलिक कण होगी, 3 मौलिक कण, ये फोटोन नहीं होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा धनावेशी कण होता है, तो थोड़ा तीनों को समझ लीजिए, तीनों को समझिए। तो प्रोटॉन होता है एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है, एक आपका न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेशित चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर होता है हमेशा माइनस चार्ज मतलब ऋणावेशित चार्ज, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसको इसलिए बोला जाता है आवेशहीन, और इसको बोला जाता है ऋणावेश, और इसको बोला जाता है धनावेश। आपसे पूछा गया है धनावेश, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है बाबू, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र या नियंत्रण केंद्र किसे कहा गया है, कोशिका मतलब सेल जो होता है इसका नियंत्रक केंद्र किसे कहा गया। सबसे पहले बताइएगा कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो कोशिका का खोज सबसे पहले किए थे रॉबर्ट हुक। कौन किए थे, रॉबर्ट हुक किए थे। अच्छा, ये जो कोशिका का खोज किए थे ये मृत कोशिका का खोज किए थे, कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में किए थे। बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे आपसे पूछ ले कि सर जीवित कोशिका का खोज किसने किया, मृत कोशिका का जब खोज हो गया तो जीवित कोशिका का खोज तो किसी ना किसी ने किया होगा। तो हाँ, जीवित कोशिका का खोज किए थे एंटोनी लीवेनहॉक ने, लीवेनहॉक ने किए थे। अब जो लीवेनहॉक किए थे ये जीवित कोशिका का खोज किए थे, कब किए थे, तो 1674 ईस्वी में किए थे। ठीक है, आपसे पूछेगा बाबू कि बताइए तो ये तो आपको पता चल गया, लेकिन यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि एंटोनी लीवेनहॉक ने और क्या क्या खोज किया, तो याद रखिएगा आरबीसी का भी खोज किए थे एंटोनी लीवेनहॉक, और याद रखिएगा जो शुक्राणु होता है मानव शुक्राणु जो नर से निकलता है उसका भी खोज किए थे कौन, उसका भी खोज किए थे एंटोनी लीवेनहॉक ने। ठीक है, यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है, तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं केंद्रक को, न्यूक्लियस को। आप पूछेगा आपसे कि बताइए तो केंद्रक का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। हम एक क्वेश्चन से हम प्रयास कर रहे हैं कि लगभग आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, एक क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन आपका बना दे रहे हैं यहीं से। ठीक है, तो मेहनत पूरा जारी है, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना आपका सही गया 50 में से। ठीक है,
ज़रूर बताइएगा, बहुत मेहनत लगता है भाई। देखिए आपको तो ये पता चल गया कि भाई केंद्रक का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन यहीं पे अगर सवाल किया जाए कि राइबोसोम को क्या बोला जाता है, तो राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे आपसे किया जाए सवाल कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं बाबू, ऊर्जा गृह कहते हैं, शक्ति का घर कहते हैं, रसोई घर कहते हैं, सब इसी का नाम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो पावर हाउस, ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, या तो शक्ति का घर कहते हैं, या तो रसोई घर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लाइसोसोम जो आप देख रहे हैं बाबू, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को याद रखिएगा, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। यहीं पे आपसे सवाल किया जाए कि बताइए इसका खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा डी डुबे किए थे। कौन किए थे? डी डुबे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट आपको? एकदम एक का बात समझाते चल रहे हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? हम अभी अभी बताए हैं बाबू कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो पावर हाउस का मतलब हुआ ऊर्जा गृह या तो फिर रसोई घर। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, जो राइबोसोम है इसको तो हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, ये सब बात हम आपको पीछे बता दें। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि रक्त का जो होता है लाल किसके कारण होता है? ब्लड जो होता है वो लाल होता है किसके कारण? ठीक है, तो याद रखिएगा जो रक्त होते हैं लाल होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होते हैं बाबू। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होते हैं। अगर यहीं पे पूछ ले इसमें कौन सा तत्व होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, तो याद रखिएगा आयरन या फेरस या लोहा। ठीक है, आयरन, फेरस या लोहा। ठीक है, क्लियर हुई बात? अच्छा बताइएगा कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह टोटल कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा जो रक्त समूह होते हैं बाबू टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आपका जो है वो होता है ए, दूसरा आपका बी, तीसरा आपका होता है ए बी, और चौथा होता है आपका ओ। जो ओ होता है ना बाबू, जो ओ होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्वदाता। इसको क्या बोला जाता है? सर्वदाता, मतलब सबको ब्लड दान देने वाला। और जो आप ए बी को देख रहे हैं, इस ए बी को हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोलते हैं इसको? सर्वग्राही बोलते हैं बाबू। इतना काम बात याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। ठीक है, ए बी को, इतना बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर पता चल गया, बी वाला होगा। चलिए आगे। कह रहा है मानव शरीर में रक्त को पंप करने में कौन सहायता करता है? रक्त को पंप करने में कौन सहायता करता है? तो याद रखिएगा हृदय। कौन? हृदय। सबसे व्यस्त अंग पूछेगा तो क्या बताइएगा? हृदय। सबसे व्यस्त अंग, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो है आपका हृदय है बाबू। अच्छा आपसे पूछा जाए कि हृदय जो होता है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो याद रखिएगा 72 बार धड़कता है। ठीक है, अच्छा हृदय का अगर वजन पूछ दे बाबू, तो हृदय का वजन याद रखिएगा 300 ग्राम। ठीक है, यहीं पे आपसे पूछ दे कि जो यकृत होता है, क्या जो यकृत होता है उस यकृत का वजन कितना होता है, तो यकृत जिसको लीवर बोलते हैं इसका वजन याद रखिएगा 1450 ग्राम, लगभग में 1.5 kg के आसपास में होता है। अच्छा आपसे यहाँ पे पूछ ले बाबू कि वृक्क का वजन कितना होता है। जब वृक्क का वजन, किडनी का वजन पूछेगा तो याद रखिएगा इसका वजन होता है 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में किडनी कितनी जोड़ी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में किडनी टोटल 1 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 1 जोड़ी। चलिए आगे। कह रहा है कि मानव शरीर में, क्या बोल रहा है? मानव शरीर में, देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। कह रहा है मानव शरीर में समानतः कितने जोड़े गुणसूत्र होती हैं? तो यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि कितना जोड़ी गुणसूत्र होता है, तो यहाँ पे 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। लेकिन आपसे यहाँ पे अगर संख्या में बात करेगा तो संख्या में कितनी जोड़ी होती हैं? 46 जोड़ी होती हैं। अच्छा पूछेगा कि बताइए नर का गुणसूत्र कौन सा है, नर में कौन सा क्रोमोसोम रहता है, तो बताइएगा नर में जो है, नर में याद रखिएगा XY होता है। क्या? XY। अगर यहीं पे पूछ ले कि मादा में क्या होता है, तो मादा में होता है XX। ठीक है, अच्छा पूछ ले कि बताइए निषेचन की क्रिया किस में होती है, नर में या मादा में, तो बताइए निषेचन की क्रिया किस में होता है, तो निषेचन की क्रिया होता है मादा में। ठीक है, किस में होता है? मादा में। मादा में भी कहाँ होता है, तो याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। कहने का मतलब फैलोपियन नलिका में होता है बाबू, फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन
फैलोपियन नलिका याद रखिएगा, ठीक है, फैलोपियन नलिका में। आगे चलिए, कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य किस अंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस अंग के द्वारा होता है? तो इसका आंसर जो है ये होगा क्या? हरित लवक। क्या होगा? हरित लवक होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? हरित लवक होगा। अच्छा बताओ कि पेड़ पौधों में जल कौन सा ऊतक परिवहन करता है? पेड़ पौधों में जल कौन ऊतक पहुंचाता है? तो याद रखिएगा, पेड़ पौधों में जो जल होता है वो जाइलम ऊतक भेजता है बाबू, जाइलम ऊतक संवहन करता है जल को। अच्छा पूछ दे कि बताइए भोजन का परिवहन कौन करता है? तो आपसे सवाल किया जाए कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो एक बात याद रखिएगा कि जो पेड़ पौधे में होते हैं वो पत्तियां सिर्फ काम करती हैं भोजन बनाने का। पत्तियां का काम क्या होता है? भोजन बनाने का। लेकिन पेड़ पौधों में पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया गया है उसे पेड़ पौधे के सभी अंगों तक भेजने का काम किसका होता है? तो पेड़ पौधे के सभी अंगों तक भेजने का काम होता है बाबू फ्लोएम ऊतक का। कौन सा ऊतक का? तो फ्लोएम ऊतक याद रखिएगा। अच्छा कभी कभी फ्लोएम ऊतक ना देकर यहाँ पे दे देता है कभी कभी बास्ट ऊतक, तो फ्लोएम ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं? बास्ट ऊतक कहते हैं बाबू, ठीक है। अच्छा जाइलम ऊतक जो होता है इसको बोला जाता है दारू ऊतक। जाइलम ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम ऊतक जो होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं दारू ऊतक, ठीक है। चलिए आगे, कह रहा है विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से जो है आपका होता है अस्कर्वी रोग। कौन सा रोग? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। यहीं पे आपसे पूछ दे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा घेंघा रोग होता है, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन को बताइएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिक्टस होता है। क्या होता है? रिक्टस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी याद रखिएगा। आगे चलिए, कह रहा है कि इंसुलिन, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? बताइएगा इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? बताइए इंसुलिन जो है किस अंग से स्रावित होती है? तो अग्नाशय से स्रावित होती है। यकृत जो होता है, अगर पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होता है। इसका वजन बताइए, इसका वजन कितना होता है? इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे चलिए, कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए अभी हम बताएं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, मतलब यकृत, ठीक है। आगे चलिए, कह रहे मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? देखिए श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है अगर पूछा जाए इस सवाल ऐसा, तो याद रखिएगा फेफड़ा। तो आपके मन में होगा सर नाक, तो नाक जो है बाबू ये एक प्रकार के माध्यम है। क्या है? श्वसन लेने मतलब हवा लेने का एक माध्यम है, लेकिन मेन मुद्दा काम किसका होता है? फेफड़ा का होता है, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है कि रक्त को थक्का जमाने में मदद कौन करता है? याद रखिएगा थक्का का मतलब है बाबू जमाना। तो हमारे शरीर में कहीं कट फट जाता है तो देखिएगा ब्लड अपने जम जाता है, मतलब ब्लड अपने रुक जाता है, बहना बंद हो जाता है। वो किसके कारण से होता है? तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स के कारण से होता है। तो रक्त को जमाने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स। अच्छा यहाँ पे पूछा जाए कि आरबीसी जो होता है मतलब लाल रक्त कोशिका जो होता है इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल कितना होता है? तो याद रखिएगा जो जीवन काल होता है ना बाबू, क्या इसका अगर जीवन काल पूछेगा तो इसका जीवन काल याद रखिएगा 20 से 120 दिन होता है, ठीक है। 20 से 120 दिन है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण अगर पूछेगा तो इसका निर्माण याद रखिएगा अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहीं पे पूछे कि इसका मृत्यु कहाँ होता है तो मृत्यु याद रखिएगा पलिहा में होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर पूछेगा WBC का जीवन काल, तो इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। इसका भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा से, मृत्यु होता है पलिहान, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव शरीर का सामान्य जो है सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे पूछ ले कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु, तो याद रखिएगा पारा, जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी, इसका संकेत होता है Hg, ठीक है। यहीं पे अगर सवाल किया जाए कि कमरे के तापमान पर पाए जाने वाले अधातु, कमरे के तापमान पर पाए जाने वाले अधातु, तो याद रखिएगा कि उसका आंसर होगा ब्रोमीन। अधातु की बात करेगा तब, और धातु की बात करेगा तो क्या होगा? पारा, और धातु की बात करेगा तो ब्रोमीन। आगे चलिए, करा पित्तरस का निर्माण किस अंग में होता है? पित्तरस का निर्माण जो है किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत से होता है, ठीक है। आगे चलिए, करा मानव शरीर में मूत्र का निर्माण जो है कहाँ होता है?
मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो ये याद रखिएगा कि मूत्र का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है। मनुष्य में वृक्क कितना जोड़ी होता है? एक जोड़ी होता है। इसका वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम होता है। ठीक है, मूत्र का अगर pH मान पूछेगा तो क्या बताइएगा? 6.5। क्या बताइएगा? 6.2 से 5 तक याद रखिएगा। 2 भी कभी देता है, 5 भी देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 6.2 या 6.5। आगे चलिए, कह रहा है कि पौधों में जो है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? हम अभी बताए हैं कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, तो वो याद रखिएगा जाइलम ऊतक के द्वारा। और फ्लोएम ऊतक क्या करता है कि भोजन का परिवहन करता है बाबू। किसका परिवहन करता है? भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो याद रखिएगा, अभी बताएं कि फ्लोएम ऊतक। अच्छा, यहाँ पे अगर सवाल किया जाए कि रंध्र का काम क्या होता है, तो रंध्र का काम होता है, इसको हम लोग स्टोमाटा भी बोलते हैं। ठीक है, स्टोमाटा भी बोला जाता है। तो रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो गैसों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, गैसों का क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा करती है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीकरण परिवहन मुख्य किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन बाबू, ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। अच्छा, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो याद रखिएगा फेरस। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की क्रिया शुरू होती है मुख से। अगर सवाल किया जाए मुख में कितना जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं, तो लाल ग्रंथियां याद रखिएगा कितना जोड़ी होती हैं? तो 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि डीएनए, ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा। अच्छा, पूछा जाए कि डीएनए का खोज किसने किया था? तो डीएनए का खोज किया था वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहे कि बताइए डीएनए का खोज किसने किया? तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक द्वारा। ठीक है, वाटसन और क्रिक द्वारा। इसका पूरा नाम होता है क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, यहीं पे आपसे पूछेगा कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए। कह रहा है कि दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? तो कैल्शियम याद रखिएगा। क्या? कैल्शियम हो गया यहाँ पे ना। ऑप्शन यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। यहाँ पे कैल्शियम याद रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछेगा बाबू कि बताइए तो हड्डी का जो निर्माण होता है किस किस से होता है? तो फास्फोरस और कैल्शियम याद रखिएगा। ठीक है, फास्फोरस और फास्फेट कैल्शियम या कैल्शियम फास्फेट याद रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट से किसका निर्माण होता है? तो हड्डी का निर्माण होता है बाबू। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा? दांत का इनेमेल। क्या होगा? दांत का इनेमेल जो है सबसे कठोर होता है। ठीक है, चलिए। कह रहा है थॉयरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थॉयरोक्सिन हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से निकलेगा? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायरोक्सिन याद रखिएगा, थायरोक्सिन और थायराइड। ठीक है, आगे चलिए। चलिए, कह रहा है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम के कारण से होता है। अगर कहेगा कि मलेरिया किस मच्छर को काटने से होता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा क्या? मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या? मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, मच्छर। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। कह रहा है मलेरिया का वाहक क्या है? देखिए, सवाल अभी हम बताएं कि मलेरिया का वाहक कौन है? नर एनोफिलीज मच्छर नहीं सर। कह रहा है घरेलू मक्खी नहीं सर। यहाँ पे ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर बी वाला होगा, मतलब यहाँ पे मादा एनोफिलीज मच्छर होगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन का रासायनिक सूत्र पूछा है। ओजोन जो है, ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। ऑप्शन नंबर ये जो है ऑक्सीजन का सूत्र है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, ये आपका जल का सूत्र है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है जो एलपीजी का मुख्य कौन सा गैस होती है? एलपीजी में मुख्य कौन सी गैस होती है? तो अच्छा बताइएगा एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इस सवाल का जवाब आप हमको कमेंट में बताइएगा बाबू। ठीक है, जरूर बताइएगा। ठीक है, एलपीजी का मुख्य कौन सी गैस निकलती है एलपीजी से? तो एलपीजी में जो है कौन सा गैस निकलेगा? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन एलपीजी का मुख्य घटक पूछेगा तो एलपीजी का अगर पूछेगा मुख्य घटक, देखिए अगर एलपीजी का मुख्य घटक पूछेगा तो याद रखिएगा मीथेन। क्या याद रखिएगा? मीथेन। और मीथेन का सूत्र पूछेगा तो होगा CH4। ठीक है, क्या होगा? CH4। अच्छा, कहेगा मीथेन गैस कहाँ से उत्सर्जित होती है? मीथेन गैस कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु। अभी हम क्वेश्चन बताए हैं कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु की बात करेगा तो उसका सही आंसर क्या होगा? पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी। इसको हम लोग Hg भी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर कह दे कि अधातु तो याद रखिएगा ब्रोमीन। क्या याद रखिएगा? ब्रोमीन। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि अम्ल, ठीक है, क्या कह रहा है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया समानता क्या बनाता है? जब अम्ल और क्षार को हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल और क्षार से जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो जब लवण बने। आपको हम पहले ही बताए थे कि अम्ल किसको बोलेंगे? तो अम्ल जो हाइड्रोजन आयन देगा। अम्ल किसको देंगे? बोलेंगे जो हाइड्रोजन आयन देगा। और क्षार किसको बोलेंगे? तो क्षार हम लोग बोलेंगे क्या? क्षार हम लोग बोलेंगे जो OH आयन देगा। और जब दोनों को अभिक्रिया एक साथ कराते हैं तो लवण देता है और गैस जल देता है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा पोषण तत्व है? मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो इसका आंसर याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। और ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। जरूर आप बताइएगा कि ये टोटल 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही दिया। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा, तब नए हैं तो कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज का सेवा यहीं तक, फिर से मिलेंगे और अगली बार जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें टोटल 200 प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो लूसेंट किताब से उठाया रहेगा और साइंस का क्वेश्चन करेंगे। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।